हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से उसी मानवा को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें मुझे गालियां पड़ी थी और मुझे तुमसे पता चला है कि ये पहले से ही एक्सप्लेन है, लेकिन इसके बावजूद मैं करूंगा क्योंकि वैसे भी यहाँ पे कोई मानवा बची थोड़ी ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस मानवा को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब वेन वहाँ पे घूम रहा था तब उसको यू टियान दिखाई देता है जो कि सट्टेबाजी कर रहा था और वो उसमें बुरी तरीके से हार गया था। इसीलिए वेन उसे वादा करता है कि वो उसके साथ आज गैम्बलिंग हाउस के अंदर जाएगा और वहाँ पे सट्टेबाजी करेगा और उसने अभी तक जितना भी पैसा हारा है वो उन सभी को वापस लेके आएगा। इसके बाद वो तीनों गैम्बलिंग हाउस के अंदर जाते हैं तो जो हाउस की ओनर या फिर मैनेजर थी वो उन लोगों के पास आती है और वो वेन से चिपकते हुए कहती है कि उसके पास तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे, वो पक्का यहाँ पे बड़ा दाव लगाने के लिए आया होगा। जिसपे वेन भी आगे से कहता है कि जनाबे आली आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। जिसके बाद वेन वहाँ पे सट्टेबाजी करने के लिए मान जाता है और वो मैनेजर से कहता है कि वो यहाँ पे पूरे के पूरे 5000 सिल्वर गोल्ड कॉइन का दाव लगाएगा। जिसपे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो गरीब है गरीब। खैर वो मैनेजर वेन से चिपकते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसे सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी को खेलना चाहिए। जिसपे यू टियान वेन को बताता है कि उसने अभी तक जितने भी पैसे हारे हैं वो ज्यादातर सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी के अंदर ही हारे हैं। इसके बाद वहाँ पे ज्यादा कचकच नहीं होती है, इसीलिए यू टियान सीधा जाके सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी खेलने लगता है। अब देखो ये बिल्कुल उस गोल चक्के वाले की तरह ही होता है। तुम्हें एक नंबर चूज करना पड़ता है जिसके बाद तुम्हें अपनी युवान एनर्जी के साथ उस शॉट के ऊपर हल्का सा जोर देना पड़ता है और सामने की तरफ से मैनेजर या फिर तुम्हारा अपोनेंट वो भी जोर देगा। जिसके बाद शॉट अगर तुम्हारे नंबर पे जाके रुकती है तो बधाई हो, सब ऐसे तुम्हारे हुए। अगर नहीं रुकती है तो राम नाम सत्य, टाटा बाय बाय मनी। खैर यूटिया ने इन्हीं से बातों को एक्सप्लेन करते हुए जब सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी को खेलता है तब वो बुरी तरीके से हार जाता है। वहीं पे यूचान भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि वो चीजें एक्सप्लेन करने के चक्कर में पूरे के पूरे 100 गोल्ड कॉइन हार गया। लेकिन वहीं पे यूटियन इतनी बार हार चुका था कि वो अपनी शर्म को भाई बेच चुका था, बिल्कुल मेरी तरह। वहीं पे मैनेजर उन लोगों से पूछती है क्या वो लोग खेलना चाले रखेंगे या फिर ऐसे ही जा रहे हैं। उसी टाइम पे वेन की नजर उसके जब सीने के ऊपर पड़ती है तब उसे दिखाई देता है कि सीने के अंदर से हल्की सी एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे वेन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। जिसके बाद वेन वहाँ पे डायरेक्ट 5000 गोल्ड कॉइन की दाव लगाता है और अपना नंबर चुनता है, वो होता है 0। जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसके पास 5000 कहां से आ गए। मैनेजर गेम के लिए मान जाती है और वो तैयारी करना शुरू करती है, लेकिन उसी टाइम पे वेन जल्दी से आगे बढ़ता है और वो मैनेजर के संतरे पकड़ लेता है और दबाते हुए कहता है बाउंसी बाउंसी। सॉरी, मैंने वादा किया था कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, लेकिन मेरा दिमाग मेरे ऊपर टेक ओवर कर रहा है और मुझे यकीन है कि मेरे लिए नर्क में अलग से कढ़ाई चढ़ाई जा रही है। नाउ कम बैक टू स्टोरी। सभी लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ठरकी ठरकी इसे लात मार के बाहर निकालो। लेकिन वहीं पे वेन आगे से कहता है कि मैं तो ये चेक कर रहा था कि ये बड़ी बड़ी चीजें असली है या नहीं। जिसपे मैनेजर आगे से कहती है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी असली है, इसमें कोई भी पार्ट नकली नहीं है और न ही प्लास्टिक सर्जरी करवाई है कोरिया से। वहीं पे यूटियन आगे बढ़ता है और वो यूचैन का चेहरा पकड़ के साइड में कर देता है और उससे कहता है कि तुम ये सभी चीजें मत देखो, नहीं तो तुम पगला एक्सप्लेनर की तरह ठरकी बन जाओगी। मैनेजर को अचानक से शक होने लगता है कि वेन जानबूझ के तो ऐसा करेगा नहीं, शायद से उसे पता लग गया है कि वो चीटिंग कर रही है। लेकिन वेन आगे से कहता है कि ये तो बिल्कुल असली थे, मुझे मजा ही आ गया उन्हें छू के। जिससे मैनेजर को चैन की सांस आती है और वो सोचते हैं कि चलो इस बेवकूफ को पता तो नहीं लगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी खेलना शुरू करते हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगा रहे थे। और बेशक वेन को पता ही था कि अगर वो एनर्जी का यूज नहीं करेगा तब शॉट सीधा आके 0 स्लॉट के अंदर गिरेगी और वो एंड मौके पे सीधा जाके जो एनर्जी मिस मैनेजर की बॉडी से निकल रही थी उसे भी ब्लॉक कर देता है, जिससे शॉट सीधा 0 पे जाके रुकती है। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि पट्टा तो जीत गया भाई। वहीं पे यूटियान वेन से कहता है कि मास्टर तुम तो सच में लकी हो भाई, पूरे के पूरे 5000 गोल्ड जीत गए। ये देख के मिस मैनेजर का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो वेन उनसे कहता है कि आपका चेहरा क्यों बिगड़ गया भाई, क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या, या फिर बाजी कुछ ज्यादा ही महंगी थी। इसके बाद वेन यूटियान को बता देता है कि वो गलती से इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि उसका लक खराब था, बल्कि यहाँ पे चीटिंग चल रही थी। ये जो चाकू जो कि सॉर्ड ऑफ डेस्टिनी के लिए यूज की जाती है, इसको स्पेशल की के साथ रिफाइन करके बनाया गया है जो कि मिस मैनेजर के ब्लड के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए वो जैसे चाहे वैसे इस चाकू को कंट्रोल कर सकती है। जिसपे मैनेजर
इस बात के लिए साफ इनकार करती है तो फिर वेन उसे दोबारा चैलेंज करता है कि क्यों ना हम लोग इस बार 10,000 गोल्ड से इस दाव को लगा के चेक करते हैं कि तुम्हारी बातें सही हैं या फिर मेरी बातें सही हैं। ऑफ कोर्स मैनेजर के पास इतना पैसा थोड़ी ना था कि वो दोबारा 10,000 हार सकती। इसके बाद वो बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए वेन से कहती है कि वो उसका बहुत बुरा हाल करेंगी। इस पे सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि सभी ने पैसे भाई गवाए थे यार यहाँ पे। लेकिन अगले ही पल मिस मैनेजर वहाँ से गायब हो जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि वो चाकू अपने कंधे के ऊपर उठाती हैं और वहाँ से भागते हुए सीधा अपने यंग मास्टर के पास चली जाती हैं जिसके लिए वो काम करती हैं। लेकिन उनकी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसीलिए वो यंग मास्टर उल्टा मिस मैनेजर को मरवा के बाहर फेंकवा देता है। बेशक यार डेविल्स के लिए काम करोगी तो वो तुम्हें मरवा के फेंक ही तो देंगे जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहोगे। इसका नाम जान के तुम लोग क्या ही करोगे, वैसे भी भड़वा आदमी है। खैर इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गैम्बलिंग हाउस के अब भाई ताला लगने वाला था सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से। इसके बाद वहाँ पे वही बंदा आता है जिसको यूटियान ने कुत्तों की तरह पीटा था क्योंकि इस बंदे ने यूटियान को ऑफर दिया था बीजी के लिए, बांसुरी बजाने के लिए। इसीलिए वो बंदा अपने पास यूटियान की गंदी सी पेंटिंग निकाल के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पकड़े और इसे जिंदगी भर के लिए हमेशा अपनी रानी बना के रखें। जिस पे बड़वा भी आगे से यही कहता है कि हाँ मैं भी इन लोगों की तलाश में हूँ, ये तो कोइंसिडेंट है, जल्दी से हम इन लोगों को पकड़ते हैं और इन्हें अपना स्लेव बना लेंगे। खैर मुझे यूटियान के लिए शक हो रहा है कि वो लेगा या फिर देगा, पैसों की बात कर रहा हूँ गंदे लोगों। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जो कि आराम से हचक के पैसा जीतने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। खैर तभी उनके रास्ते के सामने 3 लोग आ जाते हैं और ये मशीनरी हैं और इनको भड़वे ने ऑर्डर दिया है कि इसे इन तीनों लोगों को पकड़ के यहाँ पे लेके आना है। खैर मैं इन लोगों के नाम तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये वैसे भी मारे जाएंगे। वो तीनों उन तीनों से कहते हैं कि हम यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आए हैं क्योंकि हमें ये ऑर्डर मिला है और हम तुम्हें मारने के अलावा और कोई काम करके नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो तीनों अपनी अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। खैर जो लाल वाला बंदा था वो यूटियान के पीछे जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। यूटियान ने भी भाई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो आसानी के साथ उसके हमले को डॉज करता है और जंगल की तरफ निकल जाता है ताकि वो उसे पका के खा सके। वहीं पे वो बंदा जब अपनी फोर्स से रुकता है तब वो देखता है कि यूटियान उसके आसपास भी नहीं है और वो यूटियान को इधर उधर ढूंढने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग यूटियान को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और वो ऊपर से सब कुछ देख रहा था और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बंदा तो इतना ज्यादा चिंदी है कि मैं अभी इसके पीछे जाऊं और एक ही टपली बजा दूं तब भी ये मारा जाएगा। वहीं पे हम लोग यूचैन को देखते हैं और उसके पीछे एक ठड़की बुढ़ा पड़ गया था जो कि अपनी चेनों के साथ यूचैन के ऊपर हमला करने वाला था। वहीं पे जब यूटियान देखता है कि यूचैन थोड़ा सा मुसीबत में है तब वो सोचता है कि उसे मदद करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो बाद में प्लान को ड्रॉप कर देता है कि उसे याद आता है कि वो लोग अभी मास्टर के साथ हैं, इसीलिए उसे यूचैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूचैन अपने मन के अंदर सोच ही रहा था कि क्या उसे यूचैन की मदद करनी चाहिए या फिर उसे लड़ने के लिए अकेला ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये सही मौका है कि वो यूचैन की पावर को टेस्ट कर सकता है। लेकिन उसे बाद में ख्याल आता है कि सारे ताकतवर लोग उसके डिसेबल के पीछे जा चुके हैं और वो बेचारा यहीं पे अकेला खड़ा है, इसीलिए वो रोते हुए कहता है कि साला कोई मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं करता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग उड़ते हुए एक बंदे को देखते हैं और इसका नाम भी अजीब है, स्टील ईगल फैंग पंक, जो कि अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी किस्मत इतनी ज्यादा खराब क्यों है कि मेरा सामना हमेशा किसी कमजोर एनिमी से होता है जिसको भागना भी नहीं आता है। खैर इसके बाद वो अपने स्टील क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए वेन को पकड़ लेता है और उसे उड़ाते हुए उड़ने लगता है। वेन उससे कहता है भैया लड़ाई करने के लिए आए हो क्या, जिसपे वो बंदा कहता है कि हाँ। इसके बाद वो वेन को लेते हुए ऊपर की तरफ उड़ जाता है। वहीं पे वो बड्डा अभी भी यूचैन के पीछे पड़ा हुआ था और जब वो देखती है कि उसका मास्टर वहाँ से उड़ गया है तब उसे चिंता होने लगती है। खैर वो बुढ़ा यूचैन से कहता है कि उसकी छोड़ो, अपनी चिंता करो। इसके बाद वो अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए यूचैन के ऊपर हमला करता है। यूचैन को साफ समझ में आ जाता है कि उसका ऑरा ज्यादा शक्तिशाली है, वो इसीलिए उससे भाग नहीं सकती है और उसी टाइम पे वो बंदा अपनी चेन के साथ यूचैन के ऊपर हमला करता है। यूचैन बड़ी मुश्किल साथ ही उस हमले को डॉज कर पाती है और साथ ही में उस बुढ़े की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो जितनी भी बार अपनी चेन से हमला करता है तो यूचैन को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यूचैन की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसीलिए वो बुढ़ा अपनी चेन की मदद करते हुए यूचैन की टांगों को जकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे यूचैन धड़ाम से नीचे
पीछे जाके गिरती है और उसकी कमर टूट जाती है। जिसके बाद वो बुढ़ा अपनी जीभ को इधर उधर घुमाते हुए यूचैन से कहता है कि मुझे पॉइजन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं तुम्हारे अंदर डाल के उसे खाऊंगा। इसके बाद वो अपनी चेन का इस्तेमाल करते हुए फिर से यूचैन के ऊपर हमला करता है और ऑथर कुछ ज्यादा ही हरामी है, इसीलिए वो हमला सीधा जाके यूचैन के सीने के ऊपर लगा था, जिससे उसे काफी ज्यादा चोट भी आ जाती है। खैर यूचैन को साफ समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है, लेकिन इसी बीच उसे ये भी पता चल जाता है कि बुढ़े का थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अगर उसे इमोशनली टॉर्चर किया जाए तो वो थोड़ा सा घबरा जाएगा। इसलिए यूचैन अपनी स्कर्ट को पकड़ती है और शर्माते हुए उससे कहती है कि वो उसकी बात मानेगी और इसका असर बुढ़े के ऊपर पड़ता है और कुछ टाइम के लिए उसका ध्यान भटक जाता है। यूचैन इसी मौके का फायदा उठाती है और वो अपनी एक जोरदार किक सीधा बुढ़े के अंडों के ऊपर दे मारती है, जिससे वो बुढ़ा चिल्लाते हुए कहता है मायरे अंडे फोड़ दिए। खैर यूचैन मौके का फायदा उठाते हुए एक डबल किक उसके मुंह के ऊपर भी दे मारती है, जिससे बुढ़े का जबड़ा टूट जाता है और वो पीछे की तरफ जाके गिरता है। इसके बाद वो बुढ़ा भाई दर्द के मारे इधर उधर तड़पने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में ज्यादा दर्द होता है भाई अंडों पे। इसके बाद वो बुढ़ा कांपते हुए आवाज में यूचैन से कहता है कि वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो उसकी बॉडी से खून का कतरा कतरा बाहर निकाल लेगा। खैर यूचैन उसे कहती है कि बुढ़ो पहले अपने अंडे संभालो, जिसके बाद मेरे पीछे आना। इतना कहने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बुढ़ा अपने अंडे के दर्द को कंट्रोल करते हुए यूचैन के पीछे आने लगता है। लेकिन अब स्पीड के अंदर काफी अंतर आ चुका था, क्योंकि दर्द के मारे पैर कहाँ सही से चलेंगे। उसी टाइम पे हम लोग वेन और उसके दोस्त सू को देखते हैं, जो कि आराम से ऊपर बैठ के चाय पीते हुए चेस खेल रहे थे और वो साथ ही में एलसीडी में नीचे पे लड़ाई हुई देख रहे थे, जहाँ पे यूचैन अपनी जान बचाते हुए भाग रही थी। इसीलिए सू वेन से कहता है कि वो कितना ज्यादा बेरहम है, वो अपनी प्यारी सी छोटी सी डिसाइपल को नीचे मरने के लिए छोड़ दिया है। इस पे वेन आगे से कहता है कि मैंने उसे छोड़ा नहीं है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा काबिल है और क्या वो सच में वो सब कुछ कर सकती है जिसके लिए मैंने उसे चुना है। वेन को इस तरीके से पता चल जाता है कि यूचैन की फिजिक काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वो सू से पूछता है क्या उसके पास कोई एक तरीका है जिससे उसकी डिसाइपल की फिजिक को ताकतवर बनाया जा सके। जिसपे सू आगे से कहता है कि तुम उसे मेरे मेंशन के अंदर, लेकिन उसी टाइम पे सू को समझ में आ जाता है कि वेन इसीलिए उसके पास आया है ताकि वो उसके मेंशन का इस्तेमाल कर सके उसके डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए। इसीलिए वो उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वेन कैसे न तैसे उसे मना लेता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वेन ने उस बंदे को पकड़ के पेड़ पे लटका दिया था और अभी वो बंदा उन लोगों के लिए एक पंखे की तरह काम कर रहा था। सो उस बंदे से कहता है कि अपने पंखों को थोड़ा और जोर से हिलाओ, नहीं तो उन नुकीले पंखों को तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर चुगो दिया जाएगा। जिसपे वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पंखों को और भी ज्यादा तेजी के साथ हिलाते हुए उन्हें हवा देने लगता है। उसी टाइम पे हम लोग यूचैन को देखते हैं, जो कि अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रही थी, लेकिन वो बुढ़ा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था और वो अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए यूचैन के ऊपर बार बार हमले करते जा रहा था और यूचैन उन्हें सिर्फ डॉज कर पा रही थी। वो काफी ज्यादा घबरा देखी, क्योंकि वो बुढ़ा उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे वेन आता है, जो कि अपनी पावर्स की मदद से एक छोटा सा शेल्टर बना देता है, जिसके अंदर यूचैन छुप जाती है और उस बुढ़े को दिखाई नहीं देता है कि वो कहाँ पे है। वहीं पे वेन यूचैन के साथ बात करता है और उसे बताता है कि वो काफी ज्यादा घबराई हुई है, इसीलिए वो बिल्कुल भी अपने अपोनेंट के सामने टिक नहीं पा रही है। हालांकि उसने पहले राउंड के अंदर काफी अच्छे के साथ बुढ़े को मजा चखा दिया था, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसीलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से हार रही है और डर के मारे भाग रही है। यूचैन वेन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मेरी हेल्प क्यों नहीं कर देते हो। इस पे वेन उसे कहता है कि अपन काफी बिजी है और रही बात हेल्प करने की तो फिर तुम्हें खुद की मदद खुद से ही करनी पड़ेगी। इसके बाद वेन यूचैन को समझाता है कि उसे सिर्फ शांत रहने पे फोकस करना है, इसके बाद वो अपने अपोनेंट की वीकनेस को ढूंढ ही लेगी। इतना सब बताने के बाद वेन वहाँ से चला जाता है और वो अपने शेल्टर को भी हटा लेता है। फिर यूचैन उस बुढ़े के सामने आ जाती है तो वो बुढ़ा अपनी चेन्स के साथ यूचैन के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन यूचैन इस बार काफी ज्यादा शांत थी, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि बुढ़ा इमोशनली काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए वो उस बुढ़े के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है और यूचैन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बुढ़ा उसे देख नहीं पा रहा था। जिसके बाद बुढ़े को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पे बेहोश होने वाला था। यूचैन इसी बात का फायदा उठाती है और वो तेजी के साथ आगे बढ़ के बुढ़े की दाढ़ के ऊपर एक पाम अटैक करती है, जिससे बुढ़ा उड़ते हुए चट्टान से जा टकराता है। यूचैन को ऐसा लगता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ एक बुढ़े को हरा दिया है। उसी टाइम पे वेन उसे कहता है कि तुम वहाँ से तुरंत भागो, तुम्हें जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों के बीच में पावर गैप काफी ज्यादा है और वो हमला बुढ़े का ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए यूचैन बात को मानते हुए तुरंत जंगलों के अंदर चली जाती है और वहीं पे छुप जाती है। जिसके बाद हम लोग यूटियान को देखते हैं और वो उस बुढ़े के पास आता है जिसको यूचैन ने
हरा दिया था। यूचैन को समझ में नहीं आता है कि सिक्स्थ सिस्टर कहाँ पे चली गई, लेकिन उसे ज्यादा चिंता नहीं होती है क्योंकि वो अभी मास्टर के साथ थी। इसीलिए यूटियन वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद अगला सीन एकेडमी का होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी चारों डिसाइपल अपने अपने काम के अंदर बिजी थे। छोटी लिंजवे खाना खाने में बिजी थी। उसी के बगल में रोबोट वाला डिसाइपल बैठा था और उसे खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो खा रहा था। वहीं पे हम टर्की डिसाइपल को देखते हैं जो कि अलग ही मूड में था, और उसी के बगल में हम लोग सबसे ताकतवर डिसाइपल को देखते हैं जो कि पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे भड़वे की तरफ से कुछ लोग आते हैं जो कि इस जगह पे उन लोगों को ढूंढने के लिए आए थे जिनके पीछे उन्होंने असैसिन को भेजा था। और वो सभी लोग उन चारों डिसाइपल को डरा के धमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन चारों के ऊपर धमकी का कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि उल्टा वो चारों उन्हीं लोगों को धमका देते हैं और उनकी डर के मारे पैंट गीली करवा देते हैं। इसके बाद वो लोग डर के मारे उन लोगों से पूछते हैं क्या उन्होंने इन तीनों को देखा है, जिसपे उन तीनों को यूटियन, यूचैन और अपने मास्टर को ही पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि ड्राइंग इतनी ज्यादा गंदी थी। उन चारों के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, ये बेवकूफ कौन है, क्योंकि उन लोगों के हाथों में कुछ भी नहीं लगा था। इसीलिए वो लोग डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उसी टाइम पे यूटियन वहीं पे आ रहा था तो वो लोग उसको भी नहीं पहचानते हैं और वहीं पे यूटियन के हाथों में उसकी पेंटिंग लग जाती है और यूटियन खुद को ही नहीं पहचान पाता है। और यूटियन अपने मन के अंदर सोचता है अपनी ही पेंटिंग देख के कि पता नहीं ये बेवकूफ किसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कभी भी इस पेंटिंग के साथ इस बंदे को तो नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद हम लोग यूचैन को देखते हैं जो कि जब जंगल के अंदर गई हुई थी तब उसे वहाँ पे सू मिलता है जो कि उसे टावर के अंदर जाने के लिए कहता है और उसे टावर के फायदे बताता है कि अगर वो अंदर जाएगी तो फिर उसकी फिजिकल पावर बढ़ जाएगी और उसे कई सारे रिवॉर्ड भी मिलेंगे। लेकिन यूचैन को सू के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था, वो उसे कोई ठगेत समझ लेती है, इसीलिए वो सू की बात ही नहीं मान रही थी। सू उसे चिल्लाते हुए समझाने की कोशिश करता है कि मेरी बात मानो, इससे तुम्हें फायदा होगा और मैं कोई ठगेत नहीं हूँ। लेकिन यूचैन को उसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो कहती है कि सबूत है तो दिखाओ तो ही मानूंगी। खैर उसी टाइम पे कोई उसके पीछे से आता है और उसके बम के ऊपर एक जोरदार लात मारता है जिससे वो डायरेक्ट उड़ते हुए टावर के अंदर जाके गिरती है। हमें पता चलता है कि ये काम करने वाला और कोई नहीं सिर्फ वेन था। सो उसे कहता है कि वो इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है कि वो किसी छोटी सी लड़की के ऊपर इस तरह से जुल्म दिखाएगा, जिसपे वेन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है और वो बिना किसी बात के किसी का कहना नहीं मानती है, इसीलिए हमें सख्ती से ही पेश आना चाहिए। जिसपे सू आगे से कहता है कि तुम्हारे जितना हरामी मैं नहीं बन सकता हूँ, मैं एक जेंटलमैन हूँ बस। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अपने प्लान को आगे कैरी आउट करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेन यूचैन के सेक्ट का एक एल्डर बन गया था, वहीं पे मजबूरन सू को सी बनना पड़ा था और सू आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हर बार मुझे ऐसा ही रोल क्यों मिलता है कि लड़का होने के बावजूद मुझे लड़की बनना पड़ता है। होलिया बदलने के कुछ ही देर बाद वेन अपनी असली हैवानियत दिखाता है। जिसके बाद वेन आगे बढ़ता है और वो सू के बबलों को दबाते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये असली की तरह लगे, जिससे तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज ना हो। हालांकि सू को इससे दिक्कत तो नहीं होती है, लेकिन वो वेन के ऊपर एक खींच के थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि भले ही अंदर से लड़का हूँ लेकिन फील तो होता है। वेन उससे कहता है कि तुम्हारे साथ ये कैसी गड़बड़ी हो रही है, थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर जोर तो दो। इसके बाद सू नीचे की तरफ देखता है और उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने के बाद अपने ही हाथों से उन्हें दबाने लगता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। और इसी चीज को कहा गया है खुद से खुद ही को ही सेटिस्फाई कर देना। वेन उसे कहता है कि बस करो नहीं तो मैं रो दूंगा। इसके बाद वेन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो हमें अपनी मिशन के ऊपर भी ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग यूचैन को देखते हैं और उसे टावर के अंदर होश आता है। इसके बाद जब यूचैन अपनी तरफ देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई है। इसके बाद जब वो अपनी ह्यूमन एनर्जी के ऊपर फोकस करना शुरू करती है तब उसे पता चलता है कि उसकी ह्यूमन एनर्जी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। उसे सू की बातें याद आती हैं क्योंकि उसने बता दिया था कि टावर के अंदर स्पिरिट पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसीलिए कल्टीवेटर्स यहाँ पे आके अपनी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करते हैं। साथ ही में उनकी ह्यूमन एनर्जी भी पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन टावर को एक्टिवेट करने के लिए और इसे बाहर निकलने के लिए उन्हें ट्रायल्स को पूरा करना पड़ेगा। हालांकि यूचैन को नहीं पता था कि वो ट्रायल्स को शुरू कैसे करें। खैर उसी टाइम पे हम देखते हैं कि वहाँ पे वेन और सू आ जाते हैं जिन्होंने यूचैन के सेक्ट के एल्डर और सी का रूप ले रखा था। वहीं पे वेन यूचैन से कहता है कि तुम हमारे सेक्ट को छोड़ने के बाद ये भी भूल गए थे कि एल्डर को बो करना भी पड़ता है। लेकिन यूचैन उनसे कहती है कि तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया था उसको ध्यान में रखते हुए तो मैं तुम्हें देखूं तक ना। वो लोग उससे कहते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो उसे दोबारा उसके सेक्ट के अंदर लेके जाने वाले हैं। लेकिन यूचैन जाने से जब साफ मना करती है तो वो लोग जोर जबरदस्ती पे उतर आते हैं। इसलिए यूचैन पीछे की तरफ रखे हुए वेपन्स
की तरफ देखती है और जल्दी से आगे बढ़ के उनमें से एक वेपन को उठा लेती है जो कि धनुष था। इसके बाद यूचन बाहुबली वाला मूव इस्तेमाल करते हुए एक साथ 3 एरो को शूट करती है, लेकिन इस चीज का असर उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है और वो आसानी के साथ एरोस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वेन यूचन से कहता है ऐसा लगता है कि तुम अपनी औकात भी भूल गई हो, इसलिए हम तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। यूचन उससे कहती है कि वो तो बाद में देखा जाएगा। जिसके बाद यूचन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी के साथ उन लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगती है और वो साथ ही में उन लोगों के ऊपर काफी तेजी के साथ एरोस भी शूट कर रही थी, जिससे सू इम्प्रेस होकर कहता है कि ये तो कमाल की बात है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी स्पीड तेज भी नहीं थी कि वो लोग उन्हें डॉज न कर पाए। वो दोनों बड़ी आसानी के साथ उन सभी एरोस को डॉज कर जाते हैं, लेकिन सू के साथ एक हादसा हो जाता है। जब वो एरोस को डॉज कर रहा था तब एक एरो गलती से उसके दाएं वाले सीने के अंदर घुस जाता है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपन का सीना तो गया। हालांकि वो हिस्सा नकली था, इसीलिए सू को दर्द तो नहीं होता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी में एरो को बाहर निकालते हुए कहता है कि लड़कियों के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती हैं। एक तो साले ये संतरे काफी ज्यादा भारी होते हैं, ऊपर से इनके ऊपर आसानी के साथ टारगेट भी किया जा सकता है। और वो गलती से काफी जोर में ये कह देता है कि यूचन बहुत ज्यादा क्यूटी पाई है। ये बात यूचन सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने एप्रॉन को उठाते हुए कुछ पटाखे निकालती है और वो सी से कहती है कि जरा दोबारा कहना कि क्या मैं सच में क्यूटी पाए हूँ। इसके बाद यूचन उन पटाखों को तीरों के ऊपर लगाती है और 3-4 तीर उन लोगों की तरफ फेंक के मारती है। वो तीर जैसे ही उन लोगों को लगते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इसी के साथ वहाँ पे जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि वो दोनों ही नॉकआउट हो गए थे। सिस्टम यूचन को बताता है कि अगर उसे टेस्ट को पास करना है तो फिर उसे उन दोनों के स्पिरिचुअल लोड को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि जिस तरह से इन लोगों ने मेरे स्पिरिचुअल लोड को निकाला था, मैं भी इनके स्पिरिचुअल लोड को निकालूंगी। उन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से दर्द होगा जो मैंने सहा था। यूचन जब ऐसा करने के बारे में सोचती है और वो चाकू उठा तो लेती है, लेकिन वो आखिर में ऐसा कर नहीं पाती है क्योंकि उसी टाइम पे उसे वन के बारे में याद आता है और वन ने पहले ही यूचन के लिए बदला ले लिया था और उसके स्पिरिचुअल लोड को ले आया था। इसलिए यूचन आखिर में ऐसा नहीं कर पाती है और वो सिस्टम से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी, वो उनके स्पिरिचुअल लोड को नहीं निकालेगी, जिस वजह से यूचन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने इस टेस्ट को फेल कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो ये सोचती है वैसे ही तुरंत वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि उसने टेस्ट को पास कर लिया है, जिससे यूचन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अब जाके यूचन को समझ में आता है कि यहाँ पे लड़ाई इस चीज को लेकर नहीं हो रही थी कि ताकतवर कौन ज्यादा है, बल्कि इस चीज को हो रही थी कि किसका दिल सबसे ज्यादा बड़ा है। और जब यूचन ने उन लोगों की स्पिरिचुअल लोड को बाहर निकालने से मना कर दिया तब सिस्टम को पता लग गया कि यूचन का दिल इतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए वो टेस्ट को पास कर पाए। जिसके बाद यूचन को सेकंड लेवल पे भेज दिया जाता है। यूचन जैसे ही वहाँ से जाती है तो वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं, लेकिन वेन हमारा महाहरामी वह मौके का फायदा उठाते हुए दोबारा सू के गलत जगहों को पकड़ लेता है और उन्हें दबाने लगता है। इसीलिए सू चिल्लाते हुए कहता है कि अगर इतने ही पसंद है तो अपने ऊपर उगा लो ना, मुझे क्यों पकड़ रहे हो बार बार। खैर वो दोनों इसी तरह से एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन अचानक से वेन को याद आता है कि सेकंड लेवल मारा मारी का है, अगर वो यहाँ पे ज्यादा देर लगाएगा तब तक यूचन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए सू उसे कहता है कि यहाँ पे इन्हें दबाना छोड़ो और जल्दी से ऊपर जाओ, नहीं तो तुम्हारी डिसेबल अभी सेक कबाब बन चुकी होगी। इसके बाद जब वो दोनों ऊपर आते हैं तब यूचन की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी। उसे लगातार बिजली के झटके दिए जा रहे थे, इस वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और साथ ही में उसके काफी सारे कपड़े भी फट गए थे, इसीलिए वेन की लार बहने लगी थी। वहीं पे सू को उसकी चिंता हो रही थी तो वेन उसके ऊपर थप्पड़ मार के कहता है कि देखो नहीं। सो उसे कहता है कि तो फिर तुम क्यों देख रहे हो। इस पे वेन कहता है कि वो मेरे डिसाइपल है तो ऑफ कोर्स मैं उसे देखूंगा। उसी टाइम पे वेन को याद आता है कि अब सू की कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए वो सू को लात मार के वहाँ से बाहर फेंक देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। जिसके बाद हम लोग यूचन को देखते हैं और पता नहीं इसके पास कहाँ से ये अकल आई कि इसे ऐसा लगे कि अगर ये लोहे के बर्तन के अंदर बैठ जाएगी तो फिर ये लाइटनिंग स्ट्राइक से बच जाएगी। खैर वो जाके तुरंत सीधा उस बर्तन के अंदर बैठ जाती है और वेन भी अपने मन के अंदर यही कहता है, वारे भैंस बुद्धि। जिसके बाद होना क्या था, वो जैसे ही बर्तन के अंदर बैठती है तो सारी बिजली उसी की तरफ इकट्ठा होती है और उसे और जोरों जोरों के झटके देने लगते हैं। इस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसे समझ में नहीं आता है कि ये बिजली उसे के पीछे क्यों पड़ी हुई है। लेकिन अचानक से ज्यादा झटके खाने की वजह से उसके अंदर जो डीमन था वो फिर से अवेकन हो जाता है। जिसके बाद वो डीमन बर्तन से बाहर निकलता है और वेन से कहता है कि तुमने पिछली बार मुझे एक ग्रैंडर गिफ्ट के तौर पे दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें तोहफा देने के लिए आया हूँ जो कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा। जिसके बाद वो डीमन अपनी एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक एनर्जी बॉल बना
के वेन के ऊपर उसे दे मारता है। लेकिन वेन जैसे ही उस बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखता है, वो तुरंत अपने पास से एक सितार निकालता है और बैठ के उसे बजाने लगता है। सितार बजाने की वजह से उसके पास काफी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद वो उस एनर्जी को एक एरो में बदल के डायरेक्ट सीधा उस डेमन के ऊपर दे मारता है। इससे उस डेमन के सामने एक बहुत बड़ा एनर्जी का बॉल क्रिएट हो जाता है। वेन उससे कहता है कि डेमन के पास सिर्फ दो ही चारे हैं, पहला तो वो इस बॉल से टकरा के हमेशा के लिए गायब हो जाए, या फिर दूसरा कि वो यूचान की बॉडी के अंदर वापस चला जाए। क्योंकि डेमन को काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे दोबारा यूचान की बॉडी के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेन ने उसे दोबारा यूचान की बॉडी के अंदर सील कर दिया था। लेकिन वो डेमन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक डेमन को समन करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन उसे मारना नामुमकिन। और वो वेन से कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, किसी न किसी दिन वो उसे जरूर मार देगा, क्योंकि अब वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वेन उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे जैसे बालक को समन किया है, जो कि एक गॉड भी नहीं है, तुम बस एक छोटे से डेमी गॉड हो, इसके बाद कोई भी ताकत नहीं है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी तुच्छ सी पावर के साथ मुझे ओवर अप कर सकते हो? और इसके अलावा मैं तुम्हें चाहे जिस भी तरीके से देखो, तुम एक बेवकूफ हो और कुछ भी नहीं। और इसी वजह से बाकी जितने भी अल्टीमेट्स हैं, उन्होंने तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं समझा और तुम्हें अकेला कर दिया कि तुम एक बेवकूफ हो और तुम्हारी तरफ देखने से ही हंसी आती है और सभी लोग तुम्हें नकार करते हैं। ये सभी बातें सुन के उस डेविल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेचारा डिप्रेशन में जाने ही वाला था कि अचानक से एक शीशा निकालता है और खुद को उसके अंदर देखते हुए कहता है, ना ना, अपन तो बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है, अपन तो स्मार्ट है, स्मार्ट। और रही बात मेरे साथ ना खेलने की, तो ये उन्हीं की गलती है, उन्हें बाद में पछतावा होगा। खैर उसे बाद में याद आता है कि वो पता नहीं किसके साथ बातें कर रहा था, जिसपे वेन उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, तुहार दादा। इतना कहने के बाद वेन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत बड़े पंजे के साथ उस डीमन के ऊपर हमला करता है और उस डीमन को दबा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वेन ने अपनी एक बॉडी क्लोन का इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से वो भी अब यूचान की बॉडी के अंदर आ गया था। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वेन ने बड़ी आसानी के साथ उस डीमन को अपने पैरों तले दबा लिया था। वो डीमन वेन को अपना ग्रैंडफादर कहते हुए कहता है कि मेरे को बख्श दो दादा, अपन ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। वेन उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वो डीमन वेन को ग्रैंडफादर कह के मक्खन लगाने लगता है। वेन उसकी रिक्वेस्ट को सुन लेता है और उससे कहता है कि जब तक तुम चुपचाप इसकी बॉडी के अंदर रहोगे और कोई भी गंदी हरकत नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें जीने दूंगा। जिसपे वो डीमन इस बात को मान लेता है और अपने ग्रैंडफादर को सैल्यूट करते हुए कहता है कि जाइए और जब आपके पास टाइम हो तो मुझसे मिलना जरूर आइएगा। जिसके बाद हम लोग वेन को बाहर देखते हैं और उसे पता चलता है कि यूचान की बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि अभी तक ब्लॉक हैं। अगर वेन यहाँ पे अभी इस मौके का फायदा उठा के उसके मेरिडियंस के उन पॉइंट्स को अनलॉक कर देगा, तो यूचान को काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे वो आगे और भी ज्यादा आसानी के साथ टेक्निक्स को सीख पाएगी और उसकी कल्टीवेशन भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। लेकिन जब वेन यूचान की बॉडी को अनलॉक करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके अंदर काल्ड्रॉन की एनर्जी आ गई है। इस वजह से मसल थोड़ा सा सख्त हो गई है और उन्हें रिलैक्स करने के लिए सिल्वर पिन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वेन के पास ये थी नहीं और अगर वो इनका इस्तेमाल भी करता तो ज्यादा मदद नहीं मिलती। लेकिन उसी टाइम पे उसकी नजर उस डीमन के ऊपर पड़ती है, जिससे वेन को एक बहुत ही खौफनाक आइडिया आता है। जिसके बाद वेन उस डीमन से कहता है कि जरा इधर आना। इसके बाद वो डीमन को पकड़ता है और उसे इधर उधर खींचते हुए बताता है कि उसने यूचान की बॉडी के जितने भी मेरिडियंस है, उन सभी के ऊपर जो पॉइंट बनाए हैं, डीमन को उन जगह पे शूट करना है, जिससे वो पॉइंट अनलॉक हो जाएंगे और यूचान को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और वेन उसे धमकी देता है कि अगर उसने गलती से भी गलत जगह पे निशाना लगा दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है। खैर वो डीमन निशाना लगाने में बहुत ज्यादा माहिर था और जब वो निशाना लगाना शुरू करता है तब उसका निशाना नहीं चूकता है और वो डायरेक्ट पॉइंट्स के ऊपर ही अपनी मसल मेमोरी के साथ हिट करता है। लेकिन उन सभी पॉइंट्स के अनलॉक हो जाने की वजह से यूचान की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिट पावर आ चुकी थी। इस वजह से उसकी बॉडी एक्सप्लोड करने वाली थी। डीमन उससे कहता है कि अब ये लड़की बचेगी नहीं। स्पिरिट पावर ज्यादा होने की वजह से अब इसकी बॉडी दग जाएगी। लेकिन वेन वहाँ पे अपने सितार को निकालता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ पे है तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वेन सितार को बजाना शुरू करता है तो उसकी मधुर आवाज से वहाँ पे एनर्जी निकलती है, जो कि यूचान की बॉडी को चारों तरफ से कवर लेती है। इस वजह से जो एनर्जी यूचान की बॉडी से निकल रही थी, वो वेन की बॉडी से निकलते हुए एनर्जी के साथ न्यूलीफाई हो जाती है। इस वजह से यूचान काफी ज्यादा रिलैक्स फील करने लगती है। जिसके बाद वेन यूचान को कुछ टाइम के लिए सुला देता है और क्योंकि वो डीमन यूचान की बॉडी के अंदर था, तो वेन की एनर्जी जो यूचान की बॉडी के अंदर कुछ टाइम के लिए थी, वो एनर्जी उस डीमन को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। जिसके बाद हम लोग सू को देखते हैं, जो कि बाहर बैठा हुआ वेन के आने का इंतजार कर रहा था। उसी टाइम पे वहाँ पे वेन आता है, जो कि उसे कहता है कि अब उसे बाहर निकाल दो। लेकिन सू वेन को बता
बताता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। जब तक कोई भी बंदा 3 ट्रायल्स को पास कर नहीं लेता है तब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता है। लेकिन जब वो ये सभी बातें कह ही रहा था कि अचानक से उसका दम घुटने लगता है, जिसके बाद वो नीचे की तरफ गिर जाता है। हमें पता चलता है कि वेन के हाथों में सू की असली बॉडी लग गई थी, जो कि एक छोटा सा पेड़ थी। जिसके बाद वेन उस बॉडी को भाई इधर उधर मोड़ते रहता है, जिस वजह से सू की जो ओरिजिनल वाली बॉडी थी वो भाई इधर उधर हिलने लगती है। और क्योंकि वेन के हाथों में अब सू की असली जान लग चुकी थी, इसीलिए सू को अब अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जिसके बाद वो डायरेक्ट टावर के अंदर जाता है। वहीं पे हम लोग यूचान को देखते हैं और जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसके कपड़े किसी ने चेंज कर दिए हैं। उसी टाइम पे सू उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ट्रायल खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन यूचान उसे पूछती है कि यहाँ पे तो 3 ट्रायल होने वाले थे। लेकिन सू उसे कहता है कि ये मेरा इलाका है, मेरा टावर है, मैं जितने चाहे उतने ट्रायल कराऊंगा, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन यूचान अभी भी नहीं जा रही थी, तो सू भी टांगों का इस्तेमाल करने वाला था जैसा कि वेन ने किया था। लेकिन यूचान आगे बढ़ती है और वो सू की टांगों को पकड़ लेती है और उन्हें कस के दबाते हुए कहती है कि उसने जो ट्रायल्स को पास किया था उसके लिए कम से कम उसे रिवॉर्ड तो दे ही दिए जाए, नहीं तो ये बात बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि सू ने यूचान का फायदा उठाया है। खैर सू को समझ में आ जाता है कि टीचर से ज्यादा डिसेबल से निपटने में मुश्किल होती है, इसीलिए सू यूचान से कहता है कि तुम जैसे ही अपनी युवान एनर्जी का इस्तेमाल करोगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कौन कौन से रिवॉर्ड मिले हैं। इसके बाद जब यूचान अपनी युवान एनर्जी का यूज करती है तब उसे पता चलता है कि उसे फिजिकल एलिमेंट मिला है और साथ ही में हल्का सा लाइटनिंग हेवनली एलिमेंट मिला है, और ये दोनों ही टॉप ग्रेड के एलिमेंट माने जाते हैं क्योंकि जो 21 अल्टीमेट होते हैं उनके पास भी यही 2 एलिमेंट कंपलसरी होते हैं। जिसपे यूचान सू से कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं उनके बराबर की हुई। इसपे सू उसे बताती है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास उनकी तरह एलिमेंट तो जरूर है, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम्हें अभी और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिसपे यूचान उसे कहती है ठीक है मास्टर। जिसपे सू अपने मन के अंदर सोचता है कि ये उतनी भी बेवकूफ नहीं है जितना मैंने सोचा था। जिसके बाद यूचान टावर से बाहर निकल आती है और वो जैसे ही टावर से बाहर निकलती है तो वो सबसे पहले अपने एलिमेंट का इस्तेमाल करती है और अपने फिजिक एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी ऊंचा कूदने लगती है। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जंगल के ऊपर तबाही मचाने लगती है और कई सारे पेड़ों को तोड़ के नीचे गिरा देती है। और क्योंकि सू हमारा खुद भी एक पेड़ है, इसीलिए वो यूचान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है ए, तुमसे किसने कहा कि तुम बिना पूछे मेरे ही जंगल के मेरे पेड़ काट सकती हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। उसी टाइम पे वेन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि वो मेरी डिसेबल है भाई, जो करना चाहे वो कर सकती है, और वैसे भी ज्यादा चिल्लाने की वजह से तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। जिसके बाद वेन सू से कहता है कि मेरे गार्डन के अंदर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं जो कि लिटिल गू ने लगाए हैं, तुम जितने चाहे उतने पेड़ ले सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। सो उसे पूछता है क्या सच में? जिसपे वेन उसे कहता है कि हाँ हाँ, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम वो सब कुछ ले सकते हो, मेरे पूरी घास उखाड़ ले जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे बस लिटिल गो को सीढ़ी तो देने रहते हैं, बाकी वो तो खुद ही पेड़ की देखभाल करता है। तो फिर सू वहाँ से जाते हुए वेन से कहता है कि तुम अपनी डिसेबल को लो, अब यहाँ से जा सकते हो, मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और सोने जा रहा हूँ। इस पे वेन उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ। वो तो हमेशा खुश मिजाज रहता है और चलता कूदता रहता है। इस पे सू उसे बताता है कि अगर वो स्लीप नहीं लेगा तो फिर वो कभी भी अपने लोगों को बचा नहीं पाएगा उन लोगों से जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। वेन उसे पूछता है क्या वो लोग अभी भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? जिसपे सू आगे से कहता है कि हाँ, मैं उन्हें सेंस कर सकता हूँ और ऐसा लगता है कि वो सभी लोग 11 अल्टीमेट्स के साथ फाइट करना चाहते हैं। जिसपे वेन उसे कहता है कि तुम्हारी ताकत के साथ तुम्हें डरने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। जिसपे सू उसे कहता है कि इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग इनविंसिबल हैं, और इसके अलावा तुम ही एक बंदे हो जिसने हमें अभी तक हराया है, क्या पता तुम्हारे जैसे 2-3 और आ जाएं। जिसके बाद सू वेन को वहाँ से भगा देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि जब सही टाइम आएगा तब मैं खुद उन लोगों से बदला लूंगा। फिर हम लोग यूचन को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही खुश थी, इसीलिए वो गुनगुनाते हुए जंगल से बाहर आती है। वेन उसका जंगल के बाहर ही इंतजार कर रहा था और वो यूचन से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो, ऐसा लगता है कि जो ट्रेजर्स तुम्हें मिले हैं उनसे तुम्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही है। यूचन वेन से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसको ट्रेजर मिले हैं, जिसपे वेन उसे बताता है कि वो सभी चीजें मैंने ही तो करवाई थी, इसी वजह से तो तुम इतना ज्यादा खुश हो। लेकिन यूचन को इसके ऊपर यकीन नहीं होता है, तो वेन उसे कहता है कि तुम जिस
टावर के अंदर गई थी वो मेरा भाई ही था, इसी वजह से तो तुम उसके अंदर जा सकी, नहीं तो जो लोग सेंट लेवल से नीचे हैं वो इस जंगल के अंदर जा ही नहीं सकते हैं। और वहीं पे वो बोर्ड भी लगा हुआ था कि जो भी लोग सेंट लेवल से नीचे हैं वो अंदर ना जाएं, नहीं तो दम घुटने से उनकी मौत भी हो सकती है। यू चैन को अब पता चल गया था कि वेन उसके ऊपर नजर रखे हुए था, इसलिए यू चैन को ऐसा लगता है कि वो वेन ही वो बंदा जिसने उसके कपड़े चेंज किए हैं, लेकिन वो इसके ऊपर यकीन नहीं करती है या फिर वो खुद से झूठ ही बोल देती है। उसी टाइम पे वेन उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे हीरो की तरह पकड़ के उससे कहता है कि उसे कई सारे गिफ्ट मिले हैं और साथ ही में एलिमेंट मिला है, तो वो लोग क्यों ना स्पा मैच करते हैं और वो करीब 300 से 400 मैच करेंगे, जिससे उन लोगों की स्ट्रेंथ बाहर निकल आएगी। यू चैन वेन की तरफ देखती है और उसके ऊपर घूंसा मार के कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ स्पा मैच करने का मतलब ये हुआ कि मौत के कुएं के अंदर कूदना। जिसपे वेन उसे कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद वो स्पेंडिंग कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करता है और आसपास के एरिया को चेक करने लगता है। कुछ ही देर में वेन को पता चलता है कि आसपास कुछ हो रहा है, इसीलिए वेन फैसला करता है कि वो यू चैन को वहाँ पे भेज देगा ताकि यू चैन अपने एलिमेंट्स की प्रैक्टिस कर सके। जिसके बाद हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की को अपने साथ जबरदस्ती लेके जाना चाहते थे, क्योंकि इस लड़की की सगाई पहले ही भड़वे के साथ हो गई थी जो कि गैम्बलिंग हाउस का ओनर है। हम देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों से साफ मना करती है कि वो कभी भी उस भड़वे के साथ शादी वादी नहीं करेगी, लेकिन वो लोग उसे समझाते हैं कि वो भड़वा हैंडसम है और टैलेंटेड है, इसीलिए अगर वो सगाई और शादी करती है तो इसमें उसी की भलाई रहेगी, और वैसे भी वो उनकी जूनियर सिस्टर है। इस पे वो लड़की उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि जब हम लोग एक ही सेक्ट के अंदर थे तब तुम हमेशा कोशिश किया करते थे कि मैं तुमसे आगे न निकलूं, जैसे कि हम लोग दुश्मन हैं, लेकिन अब तुम मुझे जूनियर सिस्टर कर रहे हो जैसे कि हम लोग करीब आ गए हैं। वो लड़की अपनी शॉट का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है और वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ ही उस स्लैश को रोक पाते हैं। वो लड़की उन लोगों से कहती है कि अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर मुझे घसीटते हुए उसके पास लेके जाओ, तभी मैं शादी करने के लिए मानूंगी। वो लोग उसे अभी भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि शादी करने में उसकी भलाई है। वो लड़की आगे से साफ मना करती है और उनसे कहती है कि शादी मैं तो ना कर रही, और वैसे भी मेरे पास पहले से ही एक फियांसे है, तो शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि इतना झूठ तो मत बोलो, तुम्हारे पास कोई भी फियांसे नहीं है। वो लड़की कहती है कि है, तुम्हें नहीं पता है। खैर उसी टाइम पे हम लोग वन को देखते हैं जो कि पहाड़ से उनकी लड़ाई को देख रहा था। जिसके बाद वन पलक झपकते ही उस लड़की के पास आ जाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख के अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो उन तीनों को उंगली दिखाते हुए कहता है कि ये 2021 चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग एक लड़की को फोर्सफुली शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। अगर पुलिस वालों को इसके बारे में पता चला तो वो लठ मार के तुम्हारे पिछवाड़े का सीप चेंज कर देंगे। और साथ ही में वन ने अपने स्पेल का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को फ्रीज कर दिया था, इस वजह से वो लड़की कुछ टाइम के लिए हिल नहीं सकती थी। वन उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग कोई बुढ़े आदमी हो क्या जो ओल्ड द लेमन सूत्रा का इस्तेमाल करते हैं और तुम लोग इसकी लव स्टोरी को बेकार करने की कोशिश कर रहे हो। भाई अगर तुम लोग इनोसेंट हो तो तुम्हारे लिए इस मानवा के जोक्स नहीं बने हैं। वो लोग वन से कहते हैं कि बीच रास्ते में हमारा रास्ता काटने की कोशिश न करो, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब कर दी जाएगी। और तुम हो कौन? इस पे वन कहता है बिल्कुल मैं इसका फियांसे हूँ। इस पे वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि वाह, बिना मांगे एक फियांसे मिल गया। वो लोग वन से कहते हैं कि अगर चुपचाप यहाँ से चले जाते हो तो हम ऐसा दिखाएंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं है, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। जिसपे वन उन लोगों से कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इसके बाद वो चिल्लाते हुए यूचेन से कहता है सिस्टर बाहर आओ, कोई तुम्हारे छोटे भाई को बुली कर रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब वन बाहर आ रही थी उसी टाइम पे जमीन हिलने लगती है और जब वो बाहर आती है तो वो लोग वन को देख के हैरान हो गए थे, क्योंकि वन ने अपने साइज को एक टाइटन जितना बड़ा कर लिया था। जिसके बाद वन उस लड़की को पकड़ता है और उड़ते हुए यूचेन की बॉडी के ऊपर बैठ जाता है। यूचेन टेलीपैथी के जरिए उसे बात करते हुए कहती है कि उन लोगों ने ये फैसला नहीं किया था कि वो लोग जेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। वन यूचेन से कहता है कि बिल्कुल हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग इन लोगों की आत्मा कपकपा दें। खैर वो लोग इसी तरीके से अपनी बातों को जारी रखते हैं। वहीं पे वो तीनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये लड़की यहाँ से कहाँ आ गई और इसके पास तो जेंटिफिकेशन टेक्निक है जो कि एक डिवाइन टेक्निक मानी जाती है, इसीलिए वो लोग आगे से एक पावरफुल मैजिक अटैक करने वाले थे। वेन को इसके बारे में पता लग जाता है और वो यूचेन को बता देता है कि वो लोग एक पावरफुल मैजिक अटैक करने वाले हैं। इसीलिए वेन यूचेन से कहता है कि उसे डार्क हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी तुम्हें सिखाई थी। इसके बाद वो लोग अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं जो कि प्योर गोल्ड थंडर क्लैप हैमर था। इसी के साथ वो लोग एक तगड़ा अटैक यूचेन के ऊपर करने वाले थे,
लेकिन यूचन आगे से डार्क हार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सामने की तरफ एक जोरदार फिस्ट मारती है, जिससे के साथ उन लोगों का जो मैजिकल आर्मर हैमर था वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग उड़ते हुए पीछे जाके गिरते हैं। यूचन वेन से कहती है कि ये लोग तो कुछ ज्यादा ही कमजोर थे। वेन उससे कहता है वो लोग कमजोर नहीं थे, तुम्हारा पंच ज्यादा शक्तिशाली था, जो तुम टेक्निक होल्ड कर रही हो वो ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। उसी टाइम पे हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अपने पास से अपने मास्टर को बुला लेते हैं, जो कि उनकी मदद करने के लिए बाहर आया हुआ था। उनका जब एल्डर बाहर आता है तब यूचन को साफ पता चल जाता है कि इसके कल्टीवेशन यूचन से ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए यूचन वेन से कहती है कि ये शक्तिशाली है, इसीलिए अगर तुम इससे लड़ाई करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसके लिए वेन मान जाता है, जिसके बाद यूचन अपने साइज को छोटा कर लेती है और वो उस लड़की को पकड़ लेती है। वो एल्डर जैसे ही वेन को देखता है तब उसे पता चल जाता है कि पूरा लियू सेक्ट उसे ही ढूंढ रहा है, लेकिन वो एल्डर ज्यादा बातें कर पाता कि इससे पहले ही वेन अपने पास से बजूका निकालता है, जो कि उसके सर के ऊपर दे मारता है और इसी के साथ एल्डर का गेम यहीं पे बजा दिया जाता है। इसके बाद वेन उन लोगों को गालियां देते हुए कहता है कि पता नहीं आजकल के लोगों को हो क्या गया है, थोड़ी सी लड़ाई क्या हो जाती है, अपने घर वालों को बुला लेते हैं। जिसके बाद वेन अपने सेट की तरफ चला जाता है। वहीं पे यूचन वेन से पूछती है कि वो लोग इस सिस्टर के साथ क्या करेंगे, जिसपे वेन यूचन से कहता है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही चिंता हो रही है तो उसे भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करवा लो, वैसे भी इसने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद की है। जिसपे वो लोग उस लड़की को भी अपने साथ उठा के लेके जाते हैं। वो लड़की अपने मन के अंदर सोचती है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, पहले तो बिना बात के फियांसे मिल गया, अब ऊपर से मुझे एक अजीब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी करना पड़ रहा है। इसके बाद हम लोग उसी भड़वे को देखते हैं जो कि अपने साथ कई सेक्टों को लेके सीधा वन की एकेडमी के सामने आ गया था और इन लोगों के साथ पूरे टियानबाई वैली वाले, गोंग फैमिली वाले और साथ ही में लियू सेक्ट वाले भी थे, जो कि उसी लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे। खैर वो लोग आगे कुछ कर पाते कि इससे पहले ही वेन घर से बाहर निकलता है। जिसके बाद वो उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे क्या हल्ला गुल्ला मचा रखा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी के घर को इस तरह से चारों तरफ से घेर लेना और उसके बाद उन्हीं लोगों के बारे में इतनी बुरी बुरी तरीकों से बोलना। इसके बाद वेन वहाँ पे खड़ा रहते चिल्लाता है और इसी तरह से उल्टा सीधा गालियां उन लोगों को देते रहता है। उसी टाइम पे हम लोग यूचन को देखते हैं जो कि बाहर से वेन की तरफ झांकती है। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ के वेन को घसीटते हुए दोबारा घर के अंदर ले जाती है और वहीं पे वो तीनों अपने मन के अंदर सोचते हैं ई का था बे। वहीं पे वेन यूचन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है क्या उसका दिमाग खराब है, जो इस तरह से बाहर उन लोगों के ऊपर चिल्ला रहा था वो लोग उसे मार भी सकते थे। वेन उससे कहता है कि वो सिर्फ कमजोर है, कमजोर, मैं उन्हें मसल सकता हूँ। लेकिन यूचन को वेन की बातों के ऊपर यकीन नहीं होता है और वो वेन को समझाती है कि वो उनको अकेला नहीं हरा सकता है, इसीलिए उन लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा और समझदारी के साथ अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। खैर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वो नई वाली लड़की जिसका नाम राउजू है वो रफ्तार के साथ सीधा बाहर चली जाती है उन लोगों का सामना करने के लिए। अब इससे यूचन को चिंता होने लगती है कि राउजू को कुछ हो न जाए, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वेन उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम तो अभी ये कह रही थी कि हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए और अब तुम उसे बचाने के लिए क्यों जा रही हो और ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। लेकिन यूचन वेन को हिलाते हुए उससे कहती है कि मेरी बात तो सुनो, ये सब अलग मामला है, वो हमारी वजह से फंस रही है इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस पे वेन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो उसका टीचर था। उसी टाइम पे वहाँ पे बाकी लोग आ जाते हैं और वो लोग वेन से पूछते हैं क्या वो लोग उन्हें मारने पीटने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन वेन उन लोगों से कहता है कि वो लोग सिर्फ डेटी ट्रांसफॉर्मेशन और इलाइटेंट कोर स्टेज पे हैं, इसीलिए तुम लोगों के लिए वहाँ पे जाना बेकार ही होगा और वैसे भी वो लोग तुम्हारे लिए कमजोर भी हैं। जिसपे वो लोग भी आगे से यही कहते हैं कि हाँ टीचर, वो लोग काफी ज्यादा कमजोर है और उनके साथ फाइट करके हमें मजा नहीं आएगा। जिसपे यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि टीचर के साथ साथ स्टूडेंट भी पागल हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके सामने 3 सेक्ट हैं और उनकी पूरी आर्मी खड़ी है। जिसके बाद हम लोग राउजो को देखते हैं जो कि सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और अपनी शॉट को उठा के उन लोगों से कहती है कि जितनी भी चीजें हुई हैं वो सभी मैंने की है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे रोक के दिखाओ। मड़वा राउजो से कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो लोग आज यहाँ से बच के नहीं भाग सकते हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ आती हो तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन राउजो आगे से आने से साफ मना कर देती है और वो उन लोगों से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी डुअल कल्टीवेशन पार्टनर नहीं बनूंगी। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि राउजो को ये भड़वा इसलिए चाहता है क्योंकि राउजी की कल्टीवेशन अभी बहुत ज्यादा है और सभी लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि भड़वा पहले ही एवोल्यूशनरी पीक स्टेज पे पहुंच चुका है और इसीलिए वो राउजो का इस्तेमाल करना चाहता है डुअल कल्टीवेशन के लिए, ताकि वो अपनी स्टेज को और भी ज्यादा आसानी के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। और इसमें डुअल कल्टीवेशन का मामला थोड़ा सा
अलग है। इसमें जो पार्टनर होता है फीमेल वाला वो मारा जाता है। उसी टाइम पे हम लोग वेन को देखते हैं और उसे जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन और ह्यूमन कॉल्ड्रॉन की बात हो रही है, तब उसे काफी तेज गुस्सा आता है। जिसके बाद हमें वेन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि डुअल कल्टीवेशन की वजह से उसकी सीनियर सिस्टर की जान चली गई थी। एक एल्डर उसे कहता है कि इसका हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन वेन उसे कहता है कि तुम लोगों को सब कुछ पता था, लेकिन इसके बावजूद तुम में से किसी ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए तुम सभी लोगों को इसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। इसके बाद टाइम प्रेजेंट पे आ जाता है और वेन को इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और हमें उसका अलग ही रूप देखने को मिलता है। बड़वा राउजुए से कहता है क्या उसे पक्का यकीन है कि वो दोबारा वापस नहीं आएगी, जिस पे राउजुए कहती है बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बड़वा राउजुए से कहता है कि तुम्हारे सर से लेके पांव तक वो सारी जगह मेरे सेट को बिलोंग करती है। जिसके बाद राउजुए अपनी शॉट का इस्तेमाल करके हमला करने ही वाले थे कि उससे पहले ही एक एल्डर उसके ऊपर हमला करता है और हम लोग देखते हैं कि राउजुए का बायां हाथ कट के नीचे गिर जाता है। राउजुए उन लोगों से कहती है कि ये वही चीज है जो मुझे तुम लोगों को देनी पड़ेगी, जो तुमने मुझे पाल के इतना बड़ा किया है। इसके बाद वो अपने वेपन को उठाती है और उन लोगों को फेंक के वापस कर देती है और कहती है कि ये वेपन तुम्हें लोगों ने मुझे दिया था, मुझे ये नहीं चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो वेपन सीधा जाके भड़वे के पास जाके गिरता है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं। जिसके बाद राउजुए अपनी कल्टीवेशन को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय करने लगती है और उन लोगों को कहती है कि ये ट्रेनिंग तुम्हें दी थी और मुझे ये भी नहीं चाहिए। वो सभी लोग इस बात को देख के हैरान हो चुके थे कि राउजुए अपने हाथों से ही अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर रही थी। उसी टाइम पे हम लियो सेक्ट को देखते हैं और उनका जो एल्डर था वो राउजुए से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें इस तरह से बेइज्जत करोगी और हम तुम्हें ऐसा करने देंगे। इसके बाद वो अपने आप से एक अलग अटैक करने वाला था कि उसी टाइम पे उससे पहले वेन उसे कहता है कि स्कूल के सामने दंगा फसाद नहीं करते हैं, नहीं तो तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वेन ने उसके ऊपर स्पेल को एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद वेन राउजुए के पास जाता है और वो अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसके हैंड को हील करने लगता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। जिसके बाद वेन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने जो भी मेरी डिसेबल के साथ किया है इसके लिए अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और वो पनिशमेंट बहुत ज्यादा होगी। इसके बाद वेन यूचेन से कहता है कि आओ और इस लड़की को लेके जाओ, वैसे भी तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी। इसके बाद वेन उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोगों की बारी आ रही है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली डीमन क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूचेन राउजुए को अपने साथ अंदर लेके जाती है। वो दोनों ये देख के अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यूचेन को प्रिंसेस बनने का कुछ ज्यादा ही शौक है, देखो कैसे प्रिंस को कैरी करके ला रही है। वहीं पे लिटिल को कहता है कि टीचर तो चाहते थे कि हम लोग इनके साथ निपटे, तो फिर वो आगे की तरफ जाके लड़ाई क्यों कर रहे हैं। इस पे वेन उन लोगों से कहता है कि उसे कुछ हो गया है कुछ चीजों को देख के, इसीलिए अब वो यहाँ पे चीजों को अपने हाथों से ही संभालने वाला है। इसके बाद वो मजाक मजाक में यूचेन से कहता है कि वो अपनी टू थंडर क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करें। इस पे यूचेन वेन की बातों को मानते हुए थंडर क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उनकी एकेडमी के सामने बहुत बड़े बड़े दो धमाके कर देती है, जिससे एकेडमी की जो जमीन थी वो भाई डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए वेन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है बेवकूफ लड़की, अगर तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं आता है तो फिर तुम बेफालतू में क्यों इधर उधर हमला करती रहती हो। जिस पे यूचेन वेन से कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मुझे ये अटैक करना है, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन वो दोनों इसी तरह से लड़ते कि उससे पहले ही वेन यूचेन की तरफ कुछ आते हुए देखता है। जिसके बाद यूचेन चिल्लाते हुए वेन से कहती है कि अपने पीछे देखो, और जब वेन अपने पीछे मुड़ के देखता है तब उसके पीछे एक एनर्जी का बहुत बड़ा ड्रैगन था जो कि डायरेक्ट वेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो ड्रैगन वेन को निकल जाता है। यूचेन उस चीज को देख के अपने मन के अंदर सोचती है कि कुछ टाइम पहले वेन कह रहा था कि वो अकेले ही इन लोगों को संभाल लेगा, लेकिन फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। लेकिन यूचेन को याद आता है कि वेन बहुत कमाल का है और वो करिश्मा करते रहता है, इसीलिए उसे वेन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वो इतनी आसानी के साथ तो नहीं हारेगा। इसके बाद हम लोग उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि वेन को निगल चुका था और आसमान की तरफ जा रहा था। भड़वे से हम लोगों को पता चलता है कि ये ड्रैगन स्पिरिट गैदरिंग तलिस्मा है जो कि एक ताकतवर मूव माना जाता है और इस तलिस्मा को इस्तेमाल करने के लिए भीड़ को इस्तेमाल किया जाता है और उनकी युवान एनर्जी का इस्तेमाल करके इस तरह के ताकतवर बड़े ड्रैगन को बनाया जाता है। इसके बाद भड़वा उस एल्डर की तारीफ करने लगता है जिसने ये स्पिरिट अरे ड्रैगन बनाया था और ये सभी लोग मरने वाले हैं, तो इनके नाम जान के कोई भी चीज नहीं करनी जरूरत है। हम लोग देखते हैं कि वो भड़वा उस एल्डर की तारीफ करता है और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि शायद वो आज रात को रोजाओ के साथ मजे कर ही लेगा। सॉरी ब्रदर, ये इच्छा ना पूरी होगी, तुम जोकर बनने वाले हो। उसी टाइम पे उन लोगों को दिखाई देता है कि जो ड्रैगन आसमान में अभी बड़ी शान के साथ उड़ रहा था उसके
अंदर अचानक से धमाके होने लगते हैं और उसके स्पिरिचुअल पॉइंट अलग अलग जगह से फटने लगते हैं। इसी के बाद अगले सीन में हम लोग अंदर देखते हैं तो वेन उस ड्रैगन के अंदर भाई कारखाना खोल रखा था। वो पटाखों को भाई उठाता है और उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर उन्हें फिक्स करके फोड़े जा रहा था। वेन हम लोगों को बताता है कि ये ड्रैगन शक्तिशाली तो है लेकिन इसके अंदर जो युवान एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। बेसिकली वो उन लोगों को ताना दे रहा था कि तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा कमजोर है कि मैं सिर्फ पटाखों का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे पावरफुल मूव के छक्के छुड़ा दे रहा हूँ। वहीं पे यूचान को जैसे ही पता चलता है कि वेन जिंदा है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो ड्रैगन अंदर से भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फट के उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद वेन नीचे आता है। वेन नीचे आने के बाद उन लोगों से पूछता है कि उन लोगों ने क्या कुछ सीखा कि मैंने किसे इस गैदरिंग अरे ड्रैगन को भाई डिस्ट्रॉय कर दिया। इस पे यूचान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो आगे से कहती है कि तुम तो उस ड्रैगन की पेट के अंदर खेल रहे थे। लेकिन उसी टाइम पे लिटिल गो आगे बढ़ता है और वो सारी चीजें बताता है कि ये काफी ज्यादा आसान है। स्पिरिट गैदरिंग अरे ड्रैगन का इस्तेमाल ह्यूमन एनर्जी से किया गया था लेकिन ये दूसरी साइड से बहुत ज्यादा कमजोर होता है और इसमें कई सारे वीक पॉइंट होते हैं। जैसे ही तुम लोगों को क्रैक पता चल जाता है यानी कि उसके वीक पॉइंट, तो तुम लोग माइंड बॉब का इस्तेमाल करके ही उस पूरे ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और सभी लोग लिटिल गो के लिए तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। वो सभी एल्डर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, अब हम लोगों को एक साथ हमला करना पड़ेगा। इस पे भड़वा और सभी लोग कहते हैं कि हाँ एल्डर इतनी आसानी से थोड़ी न हार मानेंगे। और वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कितने पावरफुल मूव को उसने आसानी के साथ हरा दिया, अब ये सभी एक साथ उसके ऊपर हमला करके उसे हराने वाले हैं। इसके बाद वो सभी एल्डर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं वेन के ऊपर हमला करने के लिए। वेन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमीने हो, एक तो मेरे घर के सामने आके मेरे ही जूनियर डिसाइपल को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से साला मुझे ही पीटने के बारे में सोच रहे हो, वो भी एक साथ मिलके। ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। जिसके बाद वेन कूल बल्कि अपने डिसाइपल से कहता है कि लेसन अभी भी जारी है, अपनी आंखें खोल के अच्छे से देखना और सीखना कि फ्यूचर में तुम्हें ऐसे काम नहीं करने हैं। उसी टाइम पे वेन उन डिसाइपल्स को देखता है तो वो दोनों बड़े आराम से भाई एंजॉय करते हुए चाय और बिस्कुट खा रहे थे और वेन से कहते हैं जाओ टीचर हम लोग देख रहे हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल कर दो। जिसपे वेन अपने मन के अंदर सोचता है बड़े हरामी है साले, मैं इनके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और ये लोग मेरी मेहनत के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। उसी टाइम पे चारों एल्डर एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक सील को लगाने लगते हैं। वेन उन लोगों से कहता है कि मुझे इस फाउंडेशन के बारे में पता है और ये भी पता है कि तुम सभी लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक सील बन जाती है जो कि चारों तरफ से वेन को घेर लेती है और इस सील का नाम था 5 गोल्डन फ्लावर्स। हम लोग देखते हैं कि वो सभी एल्डर्स भी उस अरे के अंदर आ जाते हैं और वेन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। वेन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो क्या जो अरे के अंदर खुद भी आ गए। जिसके बाद वेन उस अरे के बॉर्डर्स को चेक करते हुए कहता है कि ये दीवार और इसकी चौड़ाई बिल्कुल डिसेंट है, तुम्हारी औकात इतनी ही है क्या कि नॉर्मल से सील बना के तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। खैर वेन उस सील को चेक कर ही रहा था कि उसी टाइम पे उसके ऊपर 3 मीटियोर से अटैक होता है, लेकिन वेन काफी तेजी के साथ उन सभी चीजों को डॉज कर लेता है और उन लोगों से कहता है क्या मेरे साथ बबल गम खेल रहे हो क्या, ये पत्थर फेंक के क्या दिखाना चाहते हो कि पत्थर से ना मारो इस दीवाने को। इसके बाद वेन उन लोगों से कहता है कि ऐसा लगता है कि अब खेलने का टाइम खत्म हुआ। इसके बाद जितने भी पत्थर अभी उसकी तरफ आ रहे थे वो उन लोगों की तरफ एक एक करके किक मारता है। वो पांचों पत्थर पांचों एल्डर को जाके लगते हैं जिससे वो अरे डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पांचों एल्डर बाहर की तरफ आके धड़ाम से गिरते हैं। वहीं पे हम लोग भड़वे को देखते हैं और मैंने कहा था ना ये जोकर बनेगा, तो ये जोकर बन चुका है क्योंकि इन लोगों को ऐसा लगा था कि ये लोग यहाँ पे आके लठ गाड़ देंगे, लेकिन उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर लठ पड़ गए। और सच में अगर कॉपीराइट का खतरा ना होता तो मैं ये वाला गाना लगा देता, सारी उम्र मैं जोकर मैं बने आ रहा। जिसके बाद वेन उस एल्डर के पास जाता है और उससे कहता है अरे अरे इतनी जल्दी मत बेहोश हुओ, मैंने तो अभी तक तुम्हारी आत्मा को तड़ पाया भी नहीं है, तुमने जो राउज़वे के साथ किया था उसके लिए तो अभी तुम्हें तड़पना बाकी है। इसके बाद वेन उसके सर को पकड़ता है और उसे जमीन में उठा के दे मारता है। इसके बाद वो एल्डर अपनी मदद करने के लिए 9th एल्डर को बुलाता है। वेन को जैसे ही सुनाई देता है 9th एल्डर, तो फिर वो उस एल्डर का सर पकड़ता है और उससे कहता है क्या तुमने अभी 9th एल्डर कहा। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ का जो वातावरण था वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। आसमान में काले बादल आ जाते हैं और साथ ही में वहाँ पे हरी रंग की बिजली भी गिरना शुरू हो जाती है और सभी लोग इस वातावरण को बदलता हुआ देख के काफी ज्यादा घबरा गए थे। वहीं पे हम लोग वेन को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि तुम खुद ब खुद आ गए, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि अब मुझे सोल सर्च करने की जरूरत नहीं है और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि दर्द क्या होता है जो तुमने डुअल कल्टीवेशन
को अभी तक जारी रखा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 9th एल्डर आता है जो कि वेन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेक्ट को डरा के धमकाने की। इसके बाद वो आगे से सोल बर्निंग चेन्स का इस्तेमाल करते हुए वेन को पैर को पकड़ लेते है। वो एल्डर हंसते हुए वेन से कहता है कि ये एल्डर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये अपनी स्पिरिट रिफाइनमेंट की सीधा लास्ट स्टेज पे हैं और उनकी सोल बर्निंग चेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अब ये चेन तुम्हारी सोल को चीर फाड़ के रख देंगी। लेकिन वेन आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग पागल वागल हो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये पुअर क्वालिटी की चेन्स मेरा कुछ उखाड़ भी पाएंगी। इसके बाद वेन अपना पैर जमीन में मारता है और वो चेन टुकड़ों में बिखर जाती हैं। वेन उस एल्डर से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस मामूली सी टेक्निक के साथ मुझे हरा सकते हो। तो फिर वो एल्डर आगे से एक और खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक बर्तन बाहर निकलता है जिसके अंदर से कई सारी चेनें भी निकलती हैं और वो सभी चेन वेन को अपने अंदर जकड़ लेती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। वेन कहता है कि फिर से ये गंदी ट्रिक, मैं इन सभी चीजों से ऊब गया हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बर्तन के अंदर से कई सारी सोल्स बाहर निकलती हैं जो कि वेन की सोल के ऊपर अटैक करने वाली थी। खैर उसी टाइम में वेन उन सोल से कहता है कि रुक जाओ नहीं तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सोल जैसे ही वेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो वेन के अंदर से एक औरा निकल रहा था जिससे वो सभी सोल्स भी डर के मारे उससे पीछे हट जाती हैं और अपने मन के अंदर सोचती हैं कि ये आदमी तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और वो सभी सोल्स वेन के आसपास तक नहीं भटकती हैं। जिसके बाद वो बर्तन भी नीचे की तरफ चला जाता है और चेन भी हट जाती है और वेन फिर से आजाद हो जाता है। 9th एल्डर को ऐसा लगता है कि उन्होंने सक्सेसफुली वेन को मार दिया। लेकिन जब वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे वेन बर्तन के अंदर से बाहर निकलता है और वो एल्डर वेन की नाक के ऊपर एक भूसा मार के उनके नाक का थोबड़ा बिगाड़ देता है। लेकिन वेन यहीं पे नहीं रुकता है और वो पैरों के ऊपर हमला करके उनकी टांग को भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो हाथ के ऊपर हमला करता है और हाथ की पसलियों और हड्डियों को चूरा बना देता है। जिसके बाद वो सीधा उनकी ठुड्डी के ऊपर एक भूसा मारता है और वो उड़ते हुए आसमानों में चले जाते हैं। एल्डर को यकीन नहीं होता है कि वेन उस बर्तन से बाहर निकल आया और वो अभी तक जिंदा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वेन एल्डर के सीने के ऊपर पैर रख लेता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरह से हरा सकते हो इन गंदी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके। लेकिन हम लोग एल्डर को देखते हैं और उनका मानसिक संतुलन शायद से हिल गया था, इसीलिए वो चिल्लाते हुए वेन से कहते हैं कि वो कभी भी यहाँ पे नहीं हारेंगे और शायद से आज गॉड भी उनकी साइड पे है और वो वेन की सोल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जिसके बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वेन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कमीना फिर से वही टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद जब वेन पीछे की तरफ देखता है तब हम लोग देखते हैं कि जो भी लो लेवल के कल्टीवेटर्स थे वो अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि वो बर्तन वहाँ पे फिर से आ गया था और वो बर्तन उन सभी लोगों को अपने अंदर खींच ले रहा था जिनकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम थी और उन लोगों की पावर को रिफाइन करते हुए वो एल्डर उन सभी की कल्टीवेशन को अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा था जिस वजह से उसके हाथ पैर फिर से ठीक हो जाते हैं और उसकी कल्टीवेशन लेवल भी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लो लेवल के कल्टीवेटर्स को खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी गंदी कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ खुद की कल्टीवेशन को पीक स्टेज पे ले जाने के लिए। जिसके बाद वो एल्डर वेन से कहता है कि इन सभी के बाद मैं तुम्हारी सोल को भी रिफाइन कर लूंगा। वेन आगे से ताली बजाते हुए कहता है कि वाह वाह तुम तो बड़े समझदार हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी सोल को रिफाइन भी कर पाओगे। इसके बाद वेन उस एल्डर से कहता है कि चलो चलो मैं तुम्हें कुछ कमाल की चीजें दिखाता हूँ और मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करूंगा कि कोई भी मुझसे पर्सनल पंगे लेने के लिए ना आए, नहीं तो उसके साथ क्या असर होगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ। जिसके बाद वेन वहाँ पे एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो हम लोग देखते हैं कि एल्डर के नीचे से एक बुद्धा का सर आता है जो कि उन्हें निगल जाता है। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब एल्डर को होश आता है तब उसके हाथ पैरों और सर को जंजीरों से बांध के लटका रखा गया था। वो एल्डर चीखते हुए पूछता है कि उसे किस जगह पे लाया गया है। उसी टाइम पे वेन उस एल्डर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है तुम तो बड़े कमाल के आदमी हो भाई, इतनी खतरनाक सिचुएशन में होने के बावजूद तुम तो चैन के साथ सो रहे थे, लेकिन क्या तुमको अब मजा आ रहा है कि तुम जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया करते थे वही टेक्निक अब मैं तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो एल्डर वेन से कहता है क्या तुम्हें मेरे सुपीरियर्स के बारे में पता है कि वो किस लेवल पे हैं। वेन उससे कहता है अच्छा सुपीरियर्स, जरा मुझे बताओ कि वो लोग कौन हैं। जिस पे वो एल्डर अपनी सेक्ट का नाम लेता है जिसका नाम लाइटनिंग सेक्ट था और वो एल्डर वेन से ही कहता है क्या तुम्हें एम्परर वेन को पता है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। वेन आगे से नौटंकी करते हुए कहता है एम्परर वेन, वो वहाँ शक्तिशाली बाहुबली एम्परर वेन। 9th एल्डर वेन से कहता है कि मैं भी उसी सेक्ट से आता हूँ जिस सेक्ट से एम्परर वेन आया करता है। वेन
वेन नाइन्थ एल्डर के ऊपर हंसने लगता है और उसे सीरियस होके कहता है, अगर तुम उसी सेक्टर से आते हो तो फिर तुम्हें यूए होंग के बारे में भी पता होगा, वो लड़की जिसको तुमने अपनी कल्टीवेशन के जरिए मार दिया था। नाइन्थ एल्डर वेन से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, इस बात को तो सेक्टर ने काफी टाइम पहले ही दबा दिया था। जिसपे वेन कहता है क्योंकि वो मेरी बहन हुआ करती थी। नाइन्थ एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि बहन तुम कौन हो, ये नहीं हो सकता है। जिसपे वेन उससे कहता है कि तुमने जिस एम्परर वेन के बारे में बताया वो मैं ही हूँ। जिससे नाइन्थ एल्डर के पसीने छूट जाते हैं, अब उनकी फटके 4 होने लगती है। इसके बाद में वो कहानी बताई जाती है जो वेन ने अभी थोड़े टाइम पहले हमें दिखाई थी। हमें बताया जाता है कि वेन को सिर्फ सभी लोग एम्परर वेन कह के ही बुलाते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान उसे उसके असली नाम से नहीं बुला सकता है। और जो इंसान उसे उसके असली नाम से बुलाता था वो उसकी बड़ी बहन थी, और उसके अलावा कोई भी उसे उसके असली नाम से नहीं बुला सकता था। हम लोग नाइन्थ एल्डर को देखते हैं और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि वेन ने नाइन्थ एल्डर को दौड़ा दौड़ा के पेला था और मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी। और उसी के सामने हम लोग सेक्ट के लीडर को देखते हैं, जहाँ पे वेन पहले रहा करता था। नाइन्थ एल्डर सेक्ट मास्टर से कहता है कि मेरी जान बचा लो। इसीलिए मास्टर उसकी साइड लेते हुए वेन से कहता है कि तुमने पहले ही इसकी कल्टीवेशन को बर्बाद कर दिया है और अब ये अपाहिज हो गया है, तो फिर तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। और तुमने पहले भी आज रात काफी सारे लोगों का खून बहा दिया है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे पक्का यकीन है कि तुम अपने दाव हाउट को बर्बाद कर लोगे। और मुझे यकीन है कि यूए होंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। इसके बाद हम लोग वेन को देखते हैं, जिसने पूरे सेट के अंदर लाशें बिछा दी थी, और जो भी उसके बदले के बीच में आ रहा था वेन ने उसे भाई चीर फाड़ दिया था। और वेन की आंखों के अंदर हम लोग उसकी नफरत और गुस्से को साफ देख पाते हैं। वेन अपने मास्टर की बात मान लेता है और कहता है कि तुम्हार खातिर मैं उसकी जिंदगी बख्शे दे रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर में वो मुझसे गलती से भी दोबारा टकराता है तो मैं उसे एक ऐसी मौत दूंगा कि उसकी 100 पुश्तें भी याद रखेंगी। मास्टर आगे से कहते हैं ठीक है, मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर दूंगा और वो तुम्हारी आंखों के सामने कभी भी दोबारा नहीं आएगा। और वहीं पे नाइन्थ एल्डर जैसे ही वेन की आंखों को याद करता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यही एम्परर वेन है। नाइन्थ एल्डर चिल्लाते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, उसे तो मरा हुआ होना चाहिए। अगर वो जिंदा होता तो लिंगजेन एरा का भी शुरुआत ही न करता। हम लोग देखते हैं कि वेन उसे कहता है कि मास्टर का शुक्रिया कि तुम अभी तक जिंदा थे, नहीं तो तुम्हें मैंने उसी पल मार दिया होता और तुम कभी भी अपनी इस कल्टीवेशन को जारी न रखते। लेकिन कुत्ते की तुम सीधी कहाँ होती है, तुमने अभी तक इन सभी चीजों को जारी रखा है जो कि बद से ज्यादा बुरा हुआ। जिसके बाद वेन एक चुटकी बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि उस पूरी जगह के अंदर जितने भी बुद्धा की मूर्ति थी वो सभी अपनी आंखें खोलती हैं और उनकी आंखें लाल थी, और ये बिल्कुल भी असली बुद्धा तो नहीं थे। जिसके बाद वो सभी बुद्धा अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हैं और नाइन्थ एल्डर को पकड़ लेते हैं। और वो एल्डर चीखते हुए कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वेन किसकी सुनने वाला था। वो सभी बुद्धा अपनी अपनी चेन्स को खींचते हैं तो जितने भी हिस्से चेन से जुड़े हुए थे वो उसकी सोल को खींच लेते हैं, जिससे नाइन्थ एल्डर की सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सोल के ही हाथ पांव सर सब अलग हो जाते हैं। वेन उसे कहता है कि तुम जैसे ही यहाँ पे पधारे थे तो फिर मैंने ये बड़ा तोहफा तुम्हारे लिए ही बना के रखा था। तुम हमेशा दूसरे लोगों की सोल्स को रिफाइन करते हो ना, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही तुम्हारी सोल को रिफाइन कर दूं, और मैं ऐसा रिफाइन करूं कि उसे दोबारा कभी जोड़ा ही ना जा सके। जिसके बाद वेन दोबारा एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये उन लोगों की तरफ से जिन्होंने तुम्हारी वजह से आंसू बहाए हैं। जिसके बाद वेन दोबारा एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो नाइन्थ एल्डर की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये कहूँ कि उसके इतने ज्यादा टुकड़े करता है कि वो हवा में ही गायब हो जाती है। जिसके बाद वेन अपनी बड़ी बहन के रिबन को निकालता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, अब तुम आराम से सो सकती हो। जिसके अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वेन उसी रियलम से बाहर निकलता है जिसके अंदर उसने नाइन्थ एल्डर की कह के ली थी। वेन जैसे ही बाहर निकलता है तो वहाँ पे ब्लैक स्मिथ आता है जो कि वेन को उसके असली नाम से बुलाता है यूनपिंग कह के। और जब वेन पीछे मुड़ के देखता है तो उसका बुद्धा वाला जो रियलम था ब्लैक स्मिथ उसके ऊपर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए वेन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को डिस्ट्रॉय करने की। ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम मर गए तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं, जैसे ये थोड़ी जगह खाली हो जाएगी। वेन अपने पास से अपनी बंदूक निकाल लेता है और उससे कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, साला तुम हमेशा यही प्लान बना रहे थे। ब्लैक स्मिथ वहाँ से भागते हुए कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई चाहता है कि तुम मर जाओ। इसके बाद ब्लैक स्मिथ वेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई जरूरी चीज लेके आया हूँ, गुस्से को शांत करो नहीं तो वो लेके भाग जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।